हेलो दोस्तों, तो क्या सब क्या आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आया था उस्मान के पास। मेरा दोस्त है पाकिस्तान से, यही आप जानते हैं। तो अभी जो मलेशिया की हालात है उस पर बात करेंगे कि मलेशिया में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए ट्रैवल वीजे पे। तो हाँ उस्मान, अभी फिलहाल क्या काम कर रहे हो आप? मैं तो भाई कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। ठीक है ना। तो मैं तो सब भाइयों को यही मशवरा दूंगा जो विज़िट पे आ रहे हैं वो विज़िट पे ना आए, प्रॉपर कॉलिंग पे आए जो सही वीज़े का असूल है, ताकि जब इधर आए वीज़ा लग जाए काम के लिए आसानी होगी। ठीक है, ऐसे काम पे जाएगा ना तो कंस्ट्रक्शन वाले काम पे जाएगा वो पहले सेफ्टी के लिए पासपोर्ट मांगेंगे। ठीक है ना। कार्ड वगैरह बनवाने पड़ते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से मुश्किल होती है। जो विज़िट पे आएगा वो किसी दोस्तों की कापियाँ मांगेगा काम के लिए। ठीक है, काम बहुत मुश्किल से, अभी तो बहुत हालात टाइट हो गए हैं। अभी जैसे आपको तो नॉलेज है कंस्ट्रक्शन के बारे में, क्या क्या चीज़ चाहिए? जो नया बंदा आता है उनको नॉलेज नहीं होती ना। ठीक है, वो उसको चाहिए पासपोर्ट होगा, वो कापी चाहिए जो पासपोर्ट की। ठीक है, CIDB जो इंश्योरेंस कार्ड होता है वो चाहिए। तो वीज़े पे आएंगे कॉलम पे तो काम मिल जाएगा आसानी से। कापी पे किसी की कापी पे लगने से बेहतर है अपने वीज़े पे आए कॉलम पे। विजिट वाले आदमी को काम भी नहीं मिलता। ठीक है ना, क्योंकि वीज़ा होगा पासपोर्ट होगा आसानी से काम तो मिल जाएगा। पाकिस्तान से मतलब ट्रैवल वीजे बंदा जब आता है कितने पैसे दे के आता है? अभी जो आ रहे हैं जो विजिट पे आ रहे हैं कोई 4 लाख ले रहे हैं, 4.5 लाख ले रहे हैं। और जो 4 लाख लगा के आता है तो उसमें कई बार उसको डिपोर्ट कर देते हैं और डिपोर्ट 4 लाख पानी में जाते हैं। उधर ही इमिग्रेशन वाले एयरपोर्ट से नहीं आने देते। पूरी की पूरी फ्लाइट वापस कुछ भेज देते हैं। कुछ लोग तो सेटिंग करके आ जाते हैं। ठीक है ना, ये जो लड़के पढ़े लिखे हैं। हाँ। ठीक है, तो वो तो कोई पूछेगा सवाल तो वो जवाब दे देंगे। जो आदमी अनपढ़ है जिसको इंग्लिश नहीं आती, इधर की लैंग्वेज नहीं आती, वो कैसे निकलेगा? इमिग्रेशन वाले उधर से वापस कर देते हैं, तो वो बहुत मसला होता है। तो बेहतर ये है वीज़े पे आए। ठीक है ना, 7 लाख का है, 6.5 का है, लेकिन प्रॉपर वीज़े पे आए, कॉलिंग पे आए। काम मिल जाएगा, काम नहीं तो मिलेगा। फिर इधर परेशान हो जाएगा। इधर में बहुत परेशान है। एजेंटों का क्या है, वो तो सबक बाग दिखाते हैं। ठीक है, एजेंट तो लेके छोड़ देते हैं एक बार। वो बोलेंगे कुछ, जब इधर आदमी आ जाता है ना, हाँ। एक रूम में 20-20 आदमी, एक जो कार होगा 20-20 आदमी उधर में रहेंगे। कुछ आदमी को काम पे लेके जाएंगे, कुछ को नहीं। जो नगद दिहाड़ी लगाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है, किसी को बोलेंगे सिक्योरिटी पे चला जा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं। जो भी आना चाहता है वो सही कॉलिंग पे आए, प्रॉपर वीज़े पे, ताकि काम के लिए कोई मुश्किल ना हो, वो भी सेफ रहेगा। विज़िट पे आएगा 1 महीने के बाद दोबारा एक्सटेंड कराना अभी पड़ेगा। अभी जैसे इसकी वजह मतलब क्या है, जैसे पहले कितना काम था? अभी कंस्ट्रक्शन का काम जो KL में है ना, जो कुआलालंपुर में, जैसे वो बड़े प्रोजेक्ट थे 118 वो कंप्लीट हो गया। हाँ। उससे उससे साथ ही था जो काम चल रहा था सिग्नेचर टावर में, वो भी कंप्लीट हो गया है। थोड़ा काम रह गया उसमें, हाँ। रेनोवेशन का रह गया, बिजली का रह गया। ठीक है, इसलिए MRT का काम था, जो MRT ट्रेन थी वो भी स्टेशन कंप्लीट हो वगैरह, गई। हाँ। ठीक है, इसलिए काम की जो अभी है ना, इधर में बहुत कमी है जो KL में। फिर बहुत ज़्यादा आ गया। ठीक चला है, गया। आदमी ज़्यादा हैं, काम कम है। ठीक है, लेकिन जब काम स्टार्ट होगा तब जाके आसानी होगी, लेकिन विज़िट वालों के लिए परेशानी है। ठीक है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, काम के लिए मुश्किल होगी। कंस्ट्रक्शन में सैलरी सैलरी कितनी मिलती थी? सैलरी यही पहले तो, अभी जो चल रहा है वो तो 10 रुपये घंटा है जिसके पास वीज़ा है, जो स्टार्टिंग है। नॉर्मल डे में मतलब कितने घंटे काम करना होता है? 11 घंटे के साय में मिलते हैं। ठीक है ना, बेसिक 8 घंटे वाला सिस्टम नहीं? 8 घंटे वाला नहीं, बेशक होगी। जैसे 10 रुपये 1 घंटे का मिलेगा तो 80 रुपये वो तो फायदा है, अगर 2-3 घंटे ज्यादा लगते हैं ना। ज़्यादा लगता है। 7 बजे तक तो नॉर्मल काम चलता है। जैसे अगर 11 घंटे ड्यूटी किया तो उसमें 10 घंटे का पैसा मिलता है, 11 घंटे का। पूरे 11 घंटे के मिलेंगे 110। अगर कुछ 9 रुपये पे करते हैं काम, उनका बन जाएगा 99-100 रिंगट, उनका भी बन जाएगा। लेकिन वीज़े पे आएंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, विजिट पे आएंगे तो परेशान होंगे, काम अच्छे तरीके से नहीं मिलेंगे। पुलिस वाले भी आपको पता है तंग करते हैं इधर में। ठीक है, पुलिस की भी प्रॉब्लम है। नहीं होगा वो उधर में पकड़ के जेल में डाल देंगे, थाने में रखेंगे, या पैसे मांगे, तंग करते हैं। तो बेहतर है कोई आना चाहता है तो वो कॉलिंग पे आए। कॉलिंग विजिट है। काम है, काम मिलेगा, लेकिन जो आसानी से मिलेगा जिसके पास पासपोर्ट है। पासपोर्ट है या फिर परमिट है, और जिसके दोस्त है, दोस्त आपस आपस में काम दे देते हैं, लेकिन नए आदमी का दोस्त नहीं होता, उसकी वजह से आगे फंस जाता है, क्योंकि एजेंट बका के लेके आते हैं। ऐसे ही
एजेंट तो बोलते हैं काम भी मिलेगा, इतने पैसे मिल जाएंगे, नहीं ऐसी बात नहीं। इधर में रहने के लिए रूम भी चाहिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करेगा तो 200 रिंगट 150 महीने का देना पड़ेगा। खाने के लिए भी मैस भी उनके साथ शेयर करके खाएगा, फिर भी महीने में 200 250 300 तक आएगा, ठीक है ना। अगर अकेला रहेगा रूम में तो वो तो 400-500 में कमरा मिलेगा, 300 में। लेकिन नए आदमी के लिए तो इतना खर्चा अफोर्ड नहीं ना कर सकता नया आदमी, ठीक है। पहले उसको काम चाहिए, जैसे वो थोड़ा पुराना होगा तब जाके समझ लगेगी कैसे रहना है। हाँ। और जो कारीगर बंदा उसको भी इतनी मिलती है कि ज़्यादा मिलती है। इधर के काम और पाकिस्तान के काम में बड़ा फ़र्क है। जो इधर आएगा पहले इधर का काम देखेगा, वो तो उस पर डिपेंड करता है ना, जो आदमी पे, जो 4 महीने में सीखता है, 6 महीने में सीखता है, जब सीख लेगा उसकी जो तनख्वाह है वो महीने की, दिन की, वो ज़्यादा होगी। जैसे बेशक 100 रिंगट मिलेगी, ओटी लगा के 130 तक बन जाएगी 7 बजे तक। तो काम जो किसी के पास हुनर है वो तो बहुत अच्छी बात है, वो पैसे भी ज़्यादा कमाएगा। लेकिन पहले इधर आके 5-6 महीने तो आदमी को पता ही नहीं चलता, परेशान होना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे वो जेंट सबकबाग दिखाते हैं वो सब झूठ है। विजिट वाले आदमी के लिए बहुत परेशानी है, रहने के लिए भी और खाने के लिए भी, काम के लिए भी, ये तीनों चीज़ों की परेशानी। ताकि उनके लिए यही मैसेज है जो आ रहे हैं, भाई कोशिश करें वीज़े पे आएँ, ठीक है ना। ऐसे भी आप 4 लाख 4.5 लाख दे के आते हैं, वर्क ठीक है, वीजे बैकॉलिंग वीजे वो 6.5 में 7 में मिलेगा, वो बेहतर है। इधर आके भी आपने दोबारा से लगवाना है, ठीक है, वो बहुत पैसे लगेंगे, तो इससे बेहतर है वैसे इधर आके लगवाएगा वो 10 लाख में पड़ जाता है। वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, परेशानी ज़्यादा उठानी पड़ेगी। और कई उधर बार से क्या आएगा होता है, काम पे कोई चेकिंग वगैरह होती है, ऑपरेशन में पकड़ेगा तो जेल भी हो सकती है। जेल भी हो सकती है, ठीक है। हाँ, तो आपके फायदे के लिए वो ट्रैवल वीजे में बिल्कुल बढ़िया है। ही इस सही। वक्त मलेशिया के हालात बहुत खराब, बहुत काम नहीं नाजुक हो मिलते। गए हैं, हर आदमी को पता है भाई, एजेंटों को भी पता ही है, या जिनके कोई दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आना चाहते हैं, पहले उनसे पूछ लें, ठीक है ना। हमारी बातों पे नहीं भी यकीन, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से जो इधर में नहीं, मलेशिया में, उनसे पूछ सकते हैं। वैसे भी अभी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे वीडियो डालते रहते हैं लोग, हाँ, क्या उनसे हालात check का कर- पता लग जाता है ना। पता लग तो गया। ये वीडियो तो मैंने, एक भाई का कमेंट आया था, वो बोल रहा ठीक था है। कंस्ट्रक्शन के ऊपर फुल डिटेल में वीडियो बना, कितनी चल रही है, काम कैसा, काम मिल जाता है कि नहीं मिलता। ठीक हो गया। इसीलिए ये भाई कंस्ट्रक्शन में काम करता है। वैसे ही मेरे साथ हम लोग घूमते फिरते रहते, एक साथ ही काम करते, आते जाते, दोस्त है, पाकिस्तान से है। आपको मेरा पता है, मैं इंडिया से हूँ। यहाँ पर तो सब एक ही बन के रहते हैं, ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो पाकिस्तान में मतलब जो इधर आदमी आता है वो कितना पैसा भेज देता कमा के? इधर जो आदमी कंस्ट्रक्शन कॉलिंग पे आएगा ना, कंस्ट्रक्शन का काम करेगा, तो हर रोज़ का 100-110 रिंगट जो ना नॉर्मल है जो मिलेगा, ठीक है ना। जो चलता है 9 रुपये घंटा, 10 रुपये घंटा। कंस्ट्रक्शन में छुट्टी होती है भाई? ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में छुट्टी नहीं होती, कभी कभार संडे की छुट्टी, कुछ कंपनियां छुट्टी करवाती हैं, लेकिन ज़्यादा में छुट्टी नहीं होती, संडे वाले दिन भी काम होता है। कोई पब्लिक हॉलीडे होता है, जैसे कोई गवर्नमेंट छुट्टी होती है? वो भी कुछ कंपनियां छुट्टी करवाती हैं, कुछ नहीं करवाती, ठीक है ना। तो हर रोज़ 100-110 रिंगट आदमी जो है ना इधर मलेशिया में दिहाड़ी एक दिन का बनेगा। जो महीने का मैक्सिमम 3,000-2,500 तो हर महीने का बनेगा, तो ठीक है। जब एजेंट उधर से लेके आता है वो सैलरी अलग बताता है, और फिर इधर आके पता लगता है कुछ अलग? जो तो कॉलिंग पे आएंगे और कंपनी का लेटर वो देगा। CIDB आदमी के पास होना चाहिए, CIDB जो इंश्योरेंस कार्ड है। तो कंस्ट्रक्शन का काम करेगा, एक दिन का 100 रिंगट 110 रिंगट बनेगा। तो जो हर रोज़ आदमी काम करेगा, 30 दिन जाएगा तो 3,000 से ऊपर नए आदमी को भी इतनी सैलरी मिलती है? जो कॉलम पे आएगा, जो कंस्ट्रक्शन के काम पे जाएगा, उसका 9 रुपये 10 रुपये घंटा तो मिलेगा, ठीक है ना। तो कुछ जो नए आदमी हैं जिनको काम का नहीं मालूम, कोई आदमी किसी को भेज देगा तो ऐसी जगह जैसे सिक्योरिटी की ड्यूटी है उसमें काम कम, सैलरी कम बनती है। लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम करेगा, रूम में रहेगा, दोस्तों के साथ शेयर करके खाना खाएगा। खाना खुद का होता है, रूम कंपनी दे देती है कई बार, जो कई कॉलिंग पे आता है। ऐसा ही है, लेकिन अपनी मर्जी से काम करेगा, रूम भी अलग से लेना पड़ेगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लेगा। मैस होगा, जैसे इकट्ठा खाना खाएगा, उसमें 300-250-300 रिंगट तो हर एक महीने का उसका खाने खाने पीने का और रूम का खर्चा आ जाता है। रूम का अलग से 150-200 रिंगट, मतलब 500 तो मस्ट है, 500 ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 500 वो है। उसके बाद ट्रैवल का जिधर तुम रहते हो
काम पे जाना है सुबह के टाइम में, शाम को वापस आना है, तो उसका भी तुम ज़्यादा से ज़्यादा 150 तो मस्ट लगेगा, 150 से ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन 150 मस्ट है। 700-800 आदमी का जो है ना 700 से 800 रिंगट एक महीने का खाने में, रूम में और ट्रैवल में लगेगा। उसके बाद आदमी खा पी के 2000-1800 ये जो है ना बच सकता है। 1 लाख तो आराम से, जो अभी 1500 भी भेजेगा, 1600 भी भेजेगा, तो एक महीने का लाभ हो जाएगा खा पी के। अगर कॉलम पे आएगा, वीज़ा पास है, काम आसानी से मिल जाएगा। अगर जो एजेंटों की बातों पे आएगा, रूम ये मिलेगा, कंपनी ये करेगी, वो सब सबज बाग हैं, ठीक है ना, जो विज़िट पे लेके आती हैं, वो ज़्यादा आदमी जो है ना इधर में आके परेशान होते हैं, काम नहीं मिलता, फिर खाने के लिए मुश्किल बनती है। सबज बाग दिखाते हैं, काम पे नहीं लेके जाते, रूम में बैठा देते हैं, 10 दिन तुम 15 दिन महीना रहोगे तो आदमी परेशान हो जाता है। एक्चुअली पता क्या, एजेंट तो ज़्यादा बंदे लेके आते हैं ना, उनको तो जैसे 10 आदमी लेके आए, उनको अच्छा पैसा बच जाता है, उनको फिर कोई मतलब जिम्मेदारी उनकी खत्म हो रही है, उनको ले आके छोड़ देते हैं। वो छोड़ते हैं, एक घर में 20 आदमी 25 आदमी रहेंगे, 3 कमरे का घर है, ठीक है ना, उधर में सोने के लिए भी परेशानी आएगी, खाने के लिए भी परेशानी आएगी, 2-4 दिन आपको खिलाएंगे, उसके बाद फिर काम पे लेके जाएंगे। लेकिन सॉरी मैं बात करता हूँ, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन में आते हैं, जैसे कई बार कंस्ट्रक्शन कंपनी उनको रूम प्रोवाइड करती है, वो रूम जैसे टीन वगैरह होते हैं, टीन के छप्पर वगैरह होते हैं, वो भी कुछ कंपनियां तो, जो कुछ कंपनियां वो तो देती हैं अच्छी, वो तो रियायत देंगे, लेकिन कुछ हैं वो जो बहुत खस्ता हाल कर रहे हैं। मैंने देखा कई कंस्ट्रक्शन कंपनी में बांग्लादेशी जो उधर काम करते हैं उधर ही रहते हैं, कंस्ट्रक्शन की साइट पे ही उनके छोटे छोटे झुग्गियां बनाई होती है, उन्हीं में रहते हैं। हाँ, वो भी बहुत हैं जो इस तरह आती हैं। बाकी जो कंपनी रखेगी वो सैलरी भी कम देगी, जो कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके आएगा वो ज़्यादा सैलरी नहीं देंगे कंपनी वाले, क्योंकि उन्होंने आने जाने के लिए टिकट भी देनी है 2 साल के बाद, वो वीज़ा भी रिन्यू करवा के देंगे, इसलिए उनकी जो बेशक भी और जो सैलरी महीने की बनेगी वो कम बनेगी, वो यही बनेगी 2200 महीने की। लेकिन उसमें एक फायदा हो जाता है, बंदा जहाँ मर्जी जा सकता है। हाँ, वीजा होगा आपके पास, परमिट है, जहाँ मर्जी घूम फिर के छुट्टी वाले दिन। लेकिन ऐसे तो आके काम करेगा इधर ट्रैवल वीजे पे, चाहे तेरे पास खुद का परमिट हो, कंपनी से बाहर तो काम कर रहा कहीं और, लेकिन उसमें भी दिक्कत होती है, कई बार चेकिंग हो जाती है। सही है। जो ऑफिसर होते हैं इमिग्रेशन, जो पूछते हैं कि आप काम कहाँ करते हो, आप इधर कैसे रहे। अगर कंपनी लेटर दे दे आपको, इजाज़तनामा दे दे, आप जिधर मर्जी काम कर सकते हो, अगर लेटर आपके पास है। अगर लेटर नहीं देते, कुछ फोर्स करके हमारे साथ ही काम करना है, ठीक है, वो फिर रूम भी देते हैं, कुछ रूम लेके देते हैं, किराया काटते हैं, वो हर एक का मुख्तलिफ है, कोई एक बात नहीं कि सबके साथ एक जैसा बर्ताव। ये एक जैसे जो अलग अलग कैटेगरी के जो परमिट है, जी, कुछ बंदे कंपनी से बाहर करते हैं काम, लेकिन किसी के पास प्लांटेशन का, एग्रीकल्चर का, सर्विस सेक्टर का, या फिर कंस्ट्रक्शन का, DP10 मतलब ये वीजे होते हैं, दूसरी साइड पे काम नहीं कर सकता। आपका जिसकी कंपनी का परमिट है उसी कंपनी में काम करना पड़ेगा। अगर दूसरी जगह काम करता हो इलीगल होता है, अनलीगल है। इमिग्रेशन आके चेकिंग करेगी जिधर काम हो रहा है प्रोजेक्ट में, जिस बिल्डिंग काम में, अगर पकड़ा गया, लेटर नहीं है, कंपनी ने इजाज़त नहीं दी आपको काम करने की, फिर भी इमिग्रेशन आपको पकड़ के लेके जाएगी और वो बॉस को बुलाएंगे। अगर बॉस पीछे आएगा, छुड़ा के ले गया, ठीक है, नहीं छुड़ाएगा तो आप अंदर ही रहेंगे, वो फाइन भरना पड़ेगा, फाइन करके डिपोर्ट कर देते हैं। ये इन चीज़ों पे सारा जो भी आना चाहता है सारी इंफॉर्मेशन लेके आए, कोई उसका रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, पहले उससे पूछे, फिर उसके बाद जो कॉलिंग के लिए आए, ख़ास तौर पे विजिट वाले ना आए, ठीक है, ताकि वो विजिट में एजेंट सबल बाग दिखाते हैं, बोलते कुछ हैं, इधर आके कुछ होता है, ताकि वो जो आते हैं विजिट वाले, वो या तो इमिग्रेशन उधर ही पकड़ देती है, एयरपोर्ट में भी उसको जो सवाल किए जाते हैं वो नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, ना इधर की लैंग्वेज आती है, तो परेशानी होती है। जो पढ़ा लिखा है वो तो जवाब देगा, जिसको इन्फॉर्मेशन है इधर में क्या बोलना है विजिट के बारे में, वो पूछेंगे कि कौन सी जगह घूमना चाहते हो, किधर होटल बुकिंग है, इस तरह के सवाल करेंगे, आदमी को नहीं पता चलेगा जो अनपढ़ है। तो जो पढ़ा लिखा वो हो सकता है निकल आए, लेकिन उस पर भी वो जब उनकी सख्ती हो तो वो नहीं आने देते। विजिट वाले ख़ास तौर पे ख्याल करें, वो इन एजेंटों के चक्रों में ना आए, प्रॉपर कॉलिंग लेके आए, चाहे 6 लाख की है, 6.5 की है, 7 की, लेकिन
वर्क परमिट पे आए, ठीक है, ताकि वीज़ा लगे, काम आसानी से मिले। जब वीज़ा होगा आसानी से काम मिल जाएगा, फिर कोई मुश्किल नहीं। क्योंकि भाई आप कौन सा काम करते हो, कंस्ट्रक्शन का के ऑफिस लाइन में? नहीं, मेरा तो आपको पता यार, ऑफिस में करता हूँ। ठीक है, आप बता दें ऑफिस के हवाले से, जो लड़के पढ़े लिखे हैं उनके लिए कौन सा वीज़ा होना चाहिए ताकि उन्हें इजी इधर में ऑफिस में काम मिले, और क्या काम, क्या उसको पता हो किस फील्ड में, कंप्यूटर के रिलेटेड है, ठीक है, या जो भी इधर में ऑफिस में काम होता है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता दें ताकि जो आए भाई जो जैसे जो पढ़े लिखे हैं ना, जी जिसने डिग्री किया हुआ है या फिर होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है, ठीक है, उसके पास चाहे डिप्लोमा हो या डिग्री हो, ठीक, इधर ऐसे आएगा, उसको लेबर कैटेगरी में डाला जाएगा। ठीक, इसकी वजह पता क्या है? इसकी वजह क्या है? एक तो उसके पास खुद का परमिट नहीं होता, ठीक हो गया, जैसे वो उधर से ट्रैवल वीजे पे आ गया या फिर किसी कॉलिंग वीजे पे आ गया कंपनी में, तो कंपनी उसकी जो एजुकेशन है उसके ऊपर उसको जॉब देगी। ठीक, सबसे पहले उसको मलाई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी इधर। ठीक। मलाई लैंग्वेज भी आ गई, इंग्लिश भी आती होगी, फिर भी उसको सबसे पहले छोटी जॉब दी जाएगी ठीक, जब तक वो अच्छे से नहीं सीख जाए। अगर उस जिस भाई को अच्छी तरह से कंप्यूटर की, एक्सेल की, माइक्रोसॉफ्ट की नॉलेज है, उसको ऑफिस की जॉब मिल जाती है ठीक, आसानी से। उसके पास वीज़ा कौन सा होना चाहिए? कंस्ट्रक्शन का होगा? जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती है, ठीक है, या फिर जो फूड पैकिंग का काम होता है कुछ कंपनियों के अंदर, ठीक या है, फिर कुछ कंपनियों के अंदर जैसे कोई मशीनरी का सामान वगैरह बनता है, ठीक है, वहाँ वो पर पैकिंग का, जैसे पैकिंग कोई है। कार या बाइक के व्हीकल वगैरह, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स बनते हैं, पार्ट्स वगैरह बनते हैं, वहाँ ठीक पर है। आपका परमिट होना चाहिए सर्विस सेक्टर का। सर्वर सेक्टर का, सर्विस सेक्टर के परमिट पे आप इस तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है उनमें काम कर सकता है। वो शॉपिंग मॉल में भी करते हैं सर्वर सेक्टर का कर सकता है वो, जैसे और रेस्टोरेंट में ग्रोसरी भी। मार्केट, रेस्टोरेंट में नहीं चलेगा वो। ठीक, रेस्टोरेंट लाइन में आपके पास या तो BP10 वीजा होना चाहिए ठीक। या फिर रेस्टोरेंट का ही होना चाहिए। ठीक। तो इस वीडियो में जानकर दी, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और किसी टॉपिक पे अगर आपने वीडियो बनवाना है, जैसे आज हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन के ऊपर वीडियो शूट किया, फुल डिटेल में आपको बताया है कि आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आपको प्रॉपर कॉलिंग वीजे पे आना चाहिए, ट्रैवल वीजे पे आएंगे यहाँ पर फंस जाएंगे। मलेशिया के हालात इस टाइम बहुत ख़राब है, तो जो भी मैं बताता हूँ वीडियो के अंदर सच्चाई बताता हूँ। अगर फिर भी आप एजेंटों की बातों में आके थाईलैंड के रास्ते या फिर कैसे भी बॉर्डर क्रॉस करके आएंगे, आप फंस जाते हैं, तो उसमें आपकी गलती है, हमारी नहीं है, हम तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है दोस्तों।